आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। आरटीआई very important. Once again, the next topic is also very much important. It is RTA, that is Right to Information Act. You must have heard about the RTA कि RTA में आपने फाइल लगा दी है या RTA में इंफॉर्मेशन ये बाहर आई है, ठीक है। सो वी शुड बी नोइंग इन डिटेल अबाउट RTA कि RTA एक्चुअल में होता क्या है, कि आरटीआई में कौन सी डिटेल्स हो सकती हैं, क्या कवरेज है, कौन इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, कितनी फीस पेबल रहती है, एवरीथिंग अबाउट इट। सो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, खास करके जब हम पब्लिक अथॉरिटीज की बात करते हैं, तो एक एम्पावरमेंट दी गई है इंडियन सिटीजन्स को कि आप इंफॉर्मेशन को असेस कर सकते हो। तो 2005 अक्टूबर में बेसिकली इसे लॉन्च किया गया था। दैट वाज आरटीआई एक्ट वाज देयर। आरटीआई एक्ट है भी 2005 का ही है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर, स्टैट्यूटरी बॉडीज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, अप्लाइज ऑन ऑल। कि भाई इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर हो, कोई रिपोर्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उनसे रिलेटेड इफ यू वांट द इंफॉर्मेशन, तो उन सभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है दैट दे आर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू यू। तो उनके ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, राइट। तो उसी के बारे में, सो आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। एंड फर्दर कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जो इंडियन सिटीजन पर्सन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन पर्सन है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं। दे कैन बी आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन बट नॉट द पीआईओ। क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो इंफॉर्मेशन को मांग सकते हैं? नो, नॉट अलाउड, वो इंफॉर्मेशन को नहीं मांग सकते। और इंफॉर्मेशन लेने के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फीस दैट इज पेएबल? दैट इज ₹10। 10 रुपीज की जो फीस है दैट विल बी पेएबल। 10 रुपए की जो फीस है वो पे ऑफ करनी पड़ेगी, तभी आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन वॉन्ट बी अवेलेबल टू यू, राइट। तो जितनी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, एनजीओज हैं, पब्लिक डोमेन में आती हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फंड्स का इस्तेमाल करती हैं, दो ऑल आर कवर्ड अंडर इट्स स्कोप। वो सभी इसके स्कोप में शामिल है। एंड अच्छा, ऑफिसर्स कौन से रहते हैं अंडर द आरटीआई? कौन से ऑफिसर्स रहते हैं? वन इट इज रिलेटेड टू द सीपीआईओ, वन इट इज रिलेटेड टू सीपीआईओ, राइट। यानी कि जो प्राइमरी ऑफिसर है जिसके पास आरटीआई की रिक्वेस्ट आएगी, वो होते हैं सीपीआईओ, या उनको हम कहते हैं एसपीआईओ, एसपीआईओ। और दूसरे जो हैं डेट इज एपीआईओ, डेट इज एपीआईओ, कि आपको एप्लीकेशन रिसीव होएगी, अपील आप जो होती है, लेट्स से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई, सही नहीं दी गई, तो अपील किसको करोगे? एपीआईओ को अपील की जाएगी, ओके। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट? जब आपने एक बार रिक्वेस्ट करी है, जब आपने रिक्वेस्ट करी है किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो नॉर्मल केसेस में टाइम लिमिट होती है 30 दिन की, कि विद इन 30 days द इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। बट इफ इट इज रिलेटेड टू द लाइफ एंड लिबर्टी, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है। एंड इन केस अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को असेस करने जा रहे हो, द टाइम लिमिट इज द टाइम लिमिट इज 45 days, ठीक है। तो वो 45 days का बेसिकली टाइम पीरियड है। अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो 45 days के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और फीस कितनी पेबल रहती है? ₹10। दिस इज अ फीस विच विल बी एप्लीकेबल, एप्लीकेशन फीस है ये। एंड ये सेंट्रल रूल्स बेसलाइन है, दिस फीस विल बी एप्लीकेबल। क्लियर विद इट? ये चीज क्लियर है? एंड फर्दर
देयर आर द पेनल्टी लिमिट्स आल्सो, कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं दी जा रही तो पेनल्टी भी पड़ेगी। यानी कि अगर मान लो सीपीआईओ या एसपीआईओ रिफ्यूज कर देता है, रीजनेबल कारण नहीं बताता, या उनकी बेसिकली जस्ट मना कर दिया कि भाई नई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो पेनल्टी कितनी पड़ेगी? ₹250 पर डे के हिसाब से, ₹250 पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी। और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी पड़ सकती है? मैक्सिमम इज ₹25,000 की पेनल्टी। यहाँ पर मेंशन भी देखो कि ₹250 की पेनल्टी पड़ेगी, और मैक्सिमम ₹25,000 तक की पेनल्टी जो है वो यहाँ पर पड़ सकती है, राइट। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ फिक्स किया गया लिमिट कि आपको डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना पड़ेगा, डेट इज फ्रॉम 5 to 8 years, डेट इज फ्रॉम 5 to 8 years। ठीक है, क्लियर हो गया कि बेसिकली पर्पस क्या है, that what is the basic purpose of the RTA, Right to Information Act? Okay, so that is all funda related to the RTA। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ रिलेटेड टू एक ना, अगर आप फोटो कॉपीज करवाते हो आरटीए के तहत, आरटीए के तहत इफ वी गो फॉर द फोटो कॉपी, तो उसके भी कुछ एक चार्जेस पे करने पड़ते हैं। द चार्जेस आर पेएबल। सो अगर तो A4 कॉपी है या A3 कॉपी है, तो उसके लिए तो चार्जेस कितने? ₹2 पर पेज। अगर आपने कोई फोटो कॉपी करवाई है तो ₹2 पर पेज के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर ग्रेटर देन A3 है, A3 साइज से बड़ा कोई पेपर है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो फोटो कॉपी की होगी वो पे करनी पड़ेगी, तो वो पे करनी पड़ेगी। एंड अगर आप इंस्पेक्ट करते हो, लेट्स से इफ यू इंस्पेक्ट सम डॉक्यूमेंट, राइट, तो फर्स्ट आवर के लिए तो कोई भी पेएबल नहीं है, यानी कि फर्स्ट आवर के लिए आपको कोई भी पेमेंट पे नहीं करनी है, नो पेमेंट। बट उसके बाद अगर कोई भी करते हो, आफ्टर डेट ₹5, ₹5 पर आवर इंस्पेक्शन के चार्जेस हैं। आफ्टर डेट ₹5 पर आवर, ये आपके इंस्पेक्शन चार्जेस हैं विच आर टू बी पेड, राइट। So that's the point related to it, and after that it's about the MCLR। It is about the MCLR। अब MCLR क्या होता है? लाइक हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फ्लोटिंग रेट, फिक्स्ड रेट, दीज आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच आर बीइंग चार्ज्ड। अब फिक्स्ड रेट के केस में तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है कि वो तो इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, लेकिन फ्लोटिंग के केस में बेंचमार्क रेट होता है। देयर आर अंडरलाइंग बेंचमार्क रेट, सो दिस इज आल्सो बेंचमार्क रेट, दिस इज आल्सो द बेंचमार्क रेट। एंड फर्दर इस बेंचमार्क रेट के बेस के ऊपर ही, इन बेंचमार्क रेट्स के बेस के ऊपर ही जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट होता है, डेट यू कैन बी फाइंडिंग कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सो अगर अंडरलाइंग बेंचमार्क रेट चेंज होगा तो अल्टीमेटली आपका जो फ्लोटिंग रेट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज बैंक इंटरनल बेंचमार्क। जो MCLR है ये बैंक का इंटरनल बेंचमार्क है कि जो फ्लोटिंग रेट रुपी लोन आपने लगाने हैं, जो कि 1 अप्रैल 2016 के बाद जो भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो MCLR के ऊपर बेस पर चार्ज करोगे, राइट। तो फाइनल लेंडिंग रेट क्या रहता है? दिस इज एक्चुअली MCLR रेट, यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट है वो अनाउंस किया जाएगा, वो प्लस जो स्प्रेड आपने उसके ऊपर अर्न करना है। लेट्स से वी वांट टू अर्न अ स्प्रेड ऑफ 2%, ओके। MCLR चल रहा है 8% का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी 10%। और अगर MCLR हो गया 7.5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 9.5% हो जाएगा, बिकॉज वी आर अर्निंग स्प्रेड ऑफ 2% ओवर एंड अबव MCLR। ठीक है, तो MCLR में अलग अलग आपके क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड्स, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द CRR। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। थर्ड इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, एंड फोर्थ वन इज द टेनर प्रीमियम। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बारे में बात करूं, तो वी आर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ, राइट। कौन से 2 कंपोनेंट हैं? एक तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, दूसरा कौन सा है? रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, कि आपकी बोरोइंग की कॉस्ट कितनी है और आपको नेटवर्थ के ऊपर रिटर्न कितनी मिल रही है, उसके बेस पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पता लगती है। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज रिलेटेड टू द नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो। अब होता क्या है कि बैंक्स को एज पर द CRR
बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है कैश रिजर्व रेशियो विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आप कैश की फॉर्म में बैलेंस को मेंटेन करते हो विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आप अर्न नहीं करते, अब कोई रिटर्न नहीं है उसके ऊपर, सो डेफिनेटली दैट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड। अब आपने 100 करोड़ का डिपॉजिट मोबिलाइज किया, उसके ऊपर आपको 4% के हिसाब से अगर लगा के चलो 4 करोड़, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश ही मेंटेन करना है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट अर्निंग नहीं हो रही है। सो दैट इज बेसिकली द नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द सीआरआर, एंड दैट इज आल्सो टू बी, उसको शामिल करना पड़ेगा भाई, आपके ओवरऑल कॉस्ट में तो है ना वो। फर्दर थर्ड वन, इट्स अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? लाइक ऑपरेशंस को चलाने के लिए भी तो खर्चा हो रहा है, वो कॉस्ट को शामिल करोगे, वो भी आपका खर्चा है। एंड द फोर्थ वन, इट्स रिलेटेड टू द टेनर प्रीमियम, यानी कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लोन्स आप सैंक्शन करते हो, व्हेन वी आर सैंक्शनिंग द लोन्स फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट, तो उसके ऊपर भी बेसिकली आपको चार्ज पड़ता है, बिकॉज एक रिस्क कवरेज रहता है ना उसके ऊपर भी, देयर इज अ रिस्क विच इज बेसिकली अपॉन यू। क्लियर है चीज? सो दीज आर द फोर पैरामीटर्स, फोर कंपोनेंट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, एंड द सेकेंड वन इट्स रिलेटेड टू नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एंड टेनर प्रीमियम है। ओके, क्लियर है चीज? अच्छा, इसमें ना एक कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है कि जो नेगेटिव कैरी है उसका क्या फॉर्मूला है, इसका नेगेटिव कैरी का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज वेरी मच इजियर। जो आपका रिक्वायर्ड सीआरआर है, रिक्वायर्ड CRR, right, multiplied by the marginal cost, and further divided by 1 minus CRR. This is a formula for it. पूछ लिया रहता कई बार, so you should be knowing it. ओके, फर्दर आफ्टर डेट कि बैंक्स को पब्लिश करना पड़ता है इंटरनल बेंचमार्क को फॉर द फॉलोइंग मैच्योरिटीज, ओवरनाइट पीरियड के लिए, 1 मंथ पीरियड के लिए, 3 मंथ पीरियड, 6 मंथ पीरियड, 1 ईयर पीरियड, या फिर कोई भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जिसके लिए आपको बेसिकली पब्लिश करना है, यू कैन बी पब्लिशिंग द एमसीएलआर, लेकिन ये तो मिनिमम आपको पब्लिश करने पड़ेंगे, ओवरनाइट एमसीएलआर, 1 मंथ एमसीएलआर, 3 मंथ्स एमसीएलआर, 6 मंथ्स एमसीएलआर, एंड 1 ईयर एमसीएलआर, राइट। एंड फर्दर कोई भी आप जो लेंडिंग कर रहे हो वो एमसीएलआर की लेंडिंग से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे नहीं कर सकते हो, नो लेंडिंग शुड बी देयर बिलो द एमसीएलआर। एंड फर्दर डिफरेंट मैच्योरिटीज के लिए आप जो एमसीएलआर है उसको पब्लिश करेंगे, हर एक मंथ उसको पब्लिश करेंगे। देन कौन से लोन्स आपके एमसीएलआर में कवर नहीं होते? जो लोन कवर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंदर, उनके ऊपर एमसीएलआर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना मैंडेटरी नहीं है। अगर रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज का पार्ट है तो भी जरूरी नहीं है। अगर आप इंप्लॉयज को लोन दे रहे हो, कोई फिक्स रेट लोन दे रहे हो, या जो ईबीएलआर के साथ लिंक्ड है, एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ, एक्सटर्नल बेंचमार्क है, दिस इज ईबीएलआर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर इसके साथ लिंक्ड है तो भी आपको बेसिकली जरूरत नहीं है कि आप एमसीएलआर के भी ऊपर बेस्ड पर लोन दो, या रीफाइनेंस स्कीम के तहत है, या फिर अपने खुद के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, यानी कि बैंक के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट आपने लेंडिंग करनी है, तो वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एमसीएलआर के ऊपर बेस्ड पर लेंडिंग करोगे, राइट। अब एमसीएलआर की तरह ही एक और लेंडिंग रेट बहुत फेमस हुआ है, ठीक है, एंड वो क्या है, दैट इज द ईबीएलआर। अब ईबीएलआर क्या होता है? दिस इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। तो होता क्या था कि गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे ही कोई पॉलिसी रेट्स में वो चेंजेस करती है गवर्नमेंट, तो उसका बेनिफिट डिपॉजिटर्स को मिल जाए। सो ईबीएलआर उसी के तहत एक अप्रोच है, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। अब जहां पर एमसीएलआर इंटरनल था, ईबीएलआर जो है वो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल मार्केट के साथ लिंक्ड है। खैर, आपने कोई मान लो लोन प्रोवाइड करना है, फ्लोटिंग रेट लोन प्रोवाइड करना है, एंड वहां पर आप एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक करना चाहते हो, राइट, यानी कि रेपो रेट के साथ लिंक कर दिया, तो जैसे ही रेपो रेट चेंज होएगी, साथ के साथ जो बेनिफिट है वो किसको मिल जाएगा? कस्टमर को मिल जाएगा, ठीक है। सो मेन पर्पस वाज व्हाट, कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को इंप्रूव करने के लिए और लेंडिंग रेट का जो ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए ईबीएलआर को लॉन्च किया, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को इंट्रोड्यूस करा। क्लियर है चीज? ठीक है। अच्छा, इसमें ईबीएलआर के तहत डिफरेंट डिफरेंट बेंचमार्क्स हो सकते हैं, लाइक एक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आरबीआई का जो रेपो रेट है, रीपर्चेज ऑफर रेट कहते हैं जिसको, रेपो रेट है, वो हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। या फिर एफबीआईएल ने बताया 3 मंथ्स का ट्रेजरी बिल का
रेट बता दिया, 3 मंथ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, या एफबीआई बता दिया 6 मंथ्स का ट्रेजरी बिल यील्ड बता दी, या कोई भी और बेंचमार्क विच वाज बीइंग पब्लिश बाय द एफबीआई। तो ज्यादा बैंक जो है वो आरबीआई के रेपो रेट को बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं। सो फाइनल लैंडिंग रेट इस केस में क्या रहेगा, जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क था वो प्लस जो स्प्रेड अर्न करना चाहते हो उसके ऊपर, वो आपका फाइनल बेंचमार्क रहेगा। क्लियर विद इट? पॉइंट्स क्लियर हो गए ये वाले? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीज ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स सो फार, राइट? राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.